गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? बताओ, मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है? आवाज को एक बार बोल दो, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कल हम लोग कोएंजाइम B12 हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? ठीक है, और हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज कि कोरिन क्यों है वहां पे, राइट? कोबाल्ट क्यों है, बाकी कुछ क्वेश्चन भी किए थे, कुछ क्वेश्चन हैं अभी, लेकिन आज का पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ लेते हैं एक पार्ट, उसके बाद जो है फिर लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा तो 2-3 क्वेश्चन भी हम कल की क्लास वाला काज कर लेंगे, ठीक है? इसमें एक चीज और बचता है, कोएंजाइम B12 नहीं है, बस इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, राइट? ठीक है, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, राइट? ये कोएंजाइम B12 नहीं है, बट इसी से रिलेटेड एक पार्ट है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम आगे फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मेथेनो लिख लो एक हेडिंग, मेथेनो। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे रिलेटेड ये मेथनोजेनिक बैक्टीरिया फैक्टर, या इसी को बोलते हैं F430M, ठीक है? या ऐसे ब्रैकेट में लिख देना कोएंजाइम F430M, F430M, ठीक है, राइट? चलो, तो देखो ये है क्या एक्चुअली इसका नाम पहले देखते हैं। इसका नाम क्यों है 430? क्योंकि जब ये, गुड मॉर्निंग भैया, ये इसका नाम 430 इसलिए है क्योंकि ये 430 पे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब 430 नैनोमीटर पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या बहुत ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, या ऐसे बोल सकते हो कि इस पे इसका क्या होता है, मैक्सिमा होता है, एब्जॉर्प्शन का मैक्सिमा होता है, इसलिए नाम क्या है इसका 430। अभी फंक्शन आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक दो पॉइंट इसके बारे में। इट shows strongest absorption at 43 nanometer, hence 430 with its name। तो नाम के साथ 430 क्यों है? इसीलिए, जैसे साइटोक्रोम P450 में 450 क्यों था? क्योंकि साइटोक्रोम P450 की जो रिड्यूस्ड स्टेट है, ध्यान सुनो, साइटोक्रोम P450 की जो रिड्यूस्ड स्टेट है उसमें क्या होता है, वो कार्बोनिल के साथ, मतलब आयरन 2+, उसमें, हेलो बेटा, उसमें आयरन के साथ क्या करता है, वो कार्बोनिल के साथ जब जुड़ता है, रिड्यूस्ड स्टेट मतलब जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उस समय जो है वो 450 नैनोमीटर पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से साइटोक्रोम P450 का आइसोलेशन भी क्या होता है, इजी। याद है किसी को? मैंने कहा था साइटोक्रोम P450 450 नैनोमीटर पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है। उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, मतलब जब आयरन +2 स्टेट में होता है, तो वो जो है कार्बोनिल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो 450 नैनोमीटर पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो साइटोक्रोम P450 का आइसोलेशन इजी हो जाता है। अगर आपको ढेर सारे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मिल रहे हैं, आपको पता है कि एक 450 का है, बाकी सबका बिल्कुल अलग अलग है, तो आप उसको आइसोलेट भी कर सकते हो ना। तो इसको भी आइसोलेट कर सकते हो आप इस तरह से, क्योंकि 430 पे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है। अच्छा, काम क्या है इसका, फंक्शन देखो, इट कन्वर्ट्स एस मिथाइल कोएंजाइम M टू, ऐसे लिखता हूं मैं, एस मिथाइल को एंजाइम M2 मीथेन, राइट? एस मिथाइल कोएंजाइम M2
मीथेन। अब आप देखिए, ध्यान रखो, कोएंजाइम एंजाइम नहीं होता है। कोएंजाइम क्या होता है? एंजाइम का पार्ट होता है। ठीक है, समझ गए ना? रुको, ऐसे लिख देता हूं मैं, एस मिथाइल कोएंजाइम एम टू मीथेन। ठीक है, राइट। कुल मिला के क्या है? मीथेन जनरेट करने का काम कर रहा है ये, समझ गए? ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये लोग क्या कर रहे हैं? मीथेन जनरेट का काम कर रहे हैं। एक बार पढ़ो ध्यान से, देखो समझ में आ रहा है इतना कि नहीं? ये क्या काम कर रहे हैं? मीथेन जनरेट कर रहे हैं कि नहीं है? ठीक है, देखो होता क्या है, अब देखो ध्यान से, दो स्टेप में रिएक्शन है ये। पहली स्टेप में क्या होता है? B12CO, ऐसे लिख सकते हैं हम, B12CH3, राइट। ये SH CH3 माइनस से रिएक्शन करेगा, राइट। अब आपको पता है कि ये मिथाइल ट्रांसफर करता है ना, क्योंकि ये विटामिन B12 है, इसको मिथाइल दे देगा तो क्या बन जाएगा? ये SCH3CH2SO3 माइनस प्लस B12। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम ध्यान से देखो, यहाँ पे CH2, देखो CH3S CH2 माइनस प्लस H2, यहाँ क्या होता है? F430M। अब इसका काम है, ये क्या करेगा? इस, देखो ध्यान से, यही तो है ये यही है, इसको क्या बोलते हैं? एस मिथाइल, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा है यहाँ पर, कोएंजाइम एम, यही है ये। इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? मीथेन में। कौन काम कर रहा है ये? F430M, राइट। या कोएंजाइम F430M। ठीक, क्या बन जाएगा यहाँ पर? SH CH2 माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा CH4, बन गया ना मीथेन, राइट। मतलब कुल मिला के क्या काम करता है ये मेथनोजेनिक बैक्टीरिया फैक्टर या कोएंजाइम F430, क्या काम करता है? ये मीथेन जनरेट करता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर पहली स्टेप में कौन इन्वॉल्व है? विटामिन B12। दूसरे में क्या इन्वॉल्व है हमारा? एस मिथाइल कोएंजाइम ए है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? मीथेन में। कौन? F430M, या कोएंजाइम F430। समझ गए ना? तो ये लिखा इसलिए गया है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वैसे इंपॉर्टेंट नहीं जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस, ये इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंपॉर्टेंट है ये। कि पहली स्टेप में ये होता है, मतलब पहली स्टेप में जो होगा, जो हमारे पास कोएंजाइम, जो ये कोएंजाइम है हमारा, एस कोएंजाइम एम है, इसको करता है पहले मिथाइलेशन, कौन? विटामिन B12। फिर उसके बाद उसको फर्दर कन्वर्ट करता है मीथेन में, कौन? कोएंजाइम F430M या F430। ठीक है, मेटल कौन सा होता है ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें होता है निकेल, राइट। इट कंटेन Ni2 प्लस एट द एक्टिव साइट। ठीक है, और देखो Ni2 प्लस जो होता है वो 4 पाइरोल, ध्यान सुनो मेरी बात। अब जो निकिल 2 प्लस इसमें होता है वो 4 पाइरोल के नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, पाइरोल ग्रुप के नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, राइट। लेकिन उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हाइड्रोपोरफायरिन, नॉट पोरफायरिन, नॉट कोरिन। ना तो उसका नाम कोरिन है लिगैंड का, माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड का, ना तो उसका नाम पोरफायरिन है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोपोरफायरिन, राइट। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, निकिल 2 प्लस is coordinated to 4 nitrogen of macrocyclic ligand hydroporphyrin,
राइट। इस जो रिंग है ना, ये जो लिगैंड, इसको बोलते हैं कॉर्फिन। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कैसे लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड कॉर्फिन। ध्यान सुनो, नाम क्या है इसका? कॉर्फिन। कॉर्फिन मतलब कॉर मतलब कोरिन, फिन मतलब क्या? पोरफायरिन। इस जो ये रिंग है ना, इसमें कोरिन पोरफायरिन दोनों का करेक्टर होता है। समझ रहे हो? जो यहाँ पर हाइड्रोपोरफायरिन रिंग है, उसमें दोनों का करेक्टर होता है। किसका? पोरफायरिन का करेक्टर भी होता है, और कोरिन। पोरफायरिन का मतलब वो मैक्रोसाइक्लिक है, पाइरोल इसमें है, राइट, ये करेक्टर। और कोरिन का मतलब क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल, जैसे कोरिन था, हमने कल पढ़ा था, वैसे भी क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो बस एक लास्ट पॉइंट लिख लेना, इट इज लेस कॉन्जुगेटेड देन, लेस कॉन्जुगेटेड देन कोरिन एंड पोरफायरिन। मतलब दोनों से कम कॉन्जुगेटेड है। कोरफिन क्यों है? क्योंकि करेक्टर है दोनों का, राइट, करेक्टर ऑफ बोथ कोरिन एंड पोरफायरिन, इसलिए हेंस मोर फ्लेक्सिबल लिख देना यहाँ पर, हेंस मोर फ्लेक्सिबल। अब थोड़ा सा अगर आप पेपर देखोगे ना एग्जाम, तो देखोगे आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं अब, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, आई थिंक 2019 या 2020 में, कि कोएंजाइम F430 में कौन सा मेटल होता है। अभी तो मेटल पूछा था उन्होंने, अभी आपको फंक्शन पूछ सकते हैं, राइट। अभी आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो रिंग है उसका नाम क्या है, वो ज्यादा कॉन्जुगेटेड है कि कम कॉन्जुगेटेड है। समझ रहे हो? और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, मैं बार बार कर रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन B12 पहली स्टेप में इन्वॉल्व है, और लास्ट स्टेप में कौन है? F430M। मेरी बात को समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये? बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोएंजाइम B12, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। मीथेन बन रहा है, ठीक। चलो, तो ये पोर्शन कंप्लीट है हमारा, ठीक है। मैं एग्जाम में क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना। तो इसमें फंक्शन ध्यान रखना है आपको। गुड मॉर्निंग भैया। फंक्शन ध्यान रखना है, लिगैंड का नाम ध्यान रखना है, राइट, फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मेटल कौन सा है ये ध्यान रखना है, काम क्या है इसका वो आपको पता चल गया, ठीक। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के बारे में। तो पहले तो ये समझो कि क्या जरूरत है इनकी, राइट। हमें क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन की, क्यों जरूरत है, समझो। देखो, लिखना मत, थोड़ा सा देखो। मैं थोड़ा सा आपको पहले इसलिए बता देता हूँ कि आपको पता तो रहे कि जो आप पढ़ने जा रहे हो आपके मतलब का है कि नहीं, कोई रीजन है, या सिर्फ पढ़ ले रहे हो, ऐसे सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट आप ध्यान से सुन लो। मुझे 2 मिनट आपको समझाने में लगेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जरूरत क्यों है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन की जरूरत क्यों है। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन की जरूरत क्यों है, एक ही क्यों नहीं ले लिया, नेचर ने एक बना दिया होता, वही सबको इलेक्ट्रॉन देता रहता, क्यों डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, राइट। ठीक है, तो देखो, आप रिस्पिरेशन जानते हो ना, रिस्पिरेशन लिखना मत, समझो बस, ये पढ़ा चुका हूं मैं सब। रिस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है ना, यही तो होता है रिस्पिरेशन में। ये हो गया, क्या बनेगा यहाँ पर? CO2, और क्या बनता है? H2O। इसमें देखो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ फूड का? ऑक्सीडेशन। है ना, यही हुआ है ना भाई। O2 का कन्वर्जन हुआ है वाटर में, और C6H2O6 जो हमारा फूड था वो किसमें हुआ है? CO2 में। और हमें यहाँ पे क्या मिलती है? ढेर सारी एनर्जी, जिससे हम जिंदा हैं, जिससे हम चलते रहते हैं, जो हमारी सेल को फंक्शन करने में सपोर्ट करती है। आप खुद से सोचो कि अगर ये रिड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आया होगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? यहां से, राइट। इसका इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा, ये रिड्यूस हो गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। लेकिन क्या ये डायरेक्टली यहां ऐसा हुआ है क्या? ऐसे क्या ग्लूकोज को डायरेक्टली ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया? ध्यान सुनो, खुद से सोचो कि O2 का ऑक्सीडेशन हुआ, समझ, लिखना मत, समझने की कोशिश करो। O2 का रिडक्शन हुआ है, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ है, एनर्जी हमको मिली है, इसी को रिस्पिरेशन आप बोलते हो एक हिसाब से, राइट। ठीक है,
आप ध्यान से सुनो, देखो इधर, यहां समझो, क्या ये इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ है इसने अपना इस इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको ऐसे, और उसके बाद ये सीधे कन्वर्ट हो गया क्या? नहीं, क्योंकि अगर ऐसे हुआ होता, अगर ऐसे हुआ होता तो आप घर के बाहर एक काम करना, ग्लूकोज एक उसमें रख दो प्लेट में, बाहर ऑक्सीजन है ही है, और आप देखो कितनी एनर्जी आपको यहाँ निकलती है। आपको कभी लगता है एनर्जी फील होगी आपको? अगर ऐसा नॉर्मली हो जाता तो ग्लूकोज तो कॉमन मिलता है ना, मार्केट से ले आ सकते हैं हम लोग, ग्लूकोज रख देते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है ही है, उसको जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐसे रख देते हैं बाहर, उसके बाद देखते हैं एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती है क्या? यस या नो? बाकी अरे सारे लोग बताओ ना, निकलती है कि नहीं? कहाँ निकलती है? कभी देखे उस तरह से कैसे आप उसको बॉडी के अंदर लेते हो, खाते हो उसको, उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है ना? इसका मतलब बॉडी के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ और चीजें हैं, वो बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि दो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर इधर से इधर होगा तो उसके लिए आप बेसिक पढ़ते हो कि एक सिस्टम स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होना चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, राइट? तो यहाँ ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ को इलेक्ट्रॉन ले जाने का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, ये काम है इनका, या यही लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन। अब अगर ये लोग ना हो तो क्या होगा बताओ? क्या ये प्रोसेस होगी? नहीं। क्या फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा? नहीं। तो क्या हम जिंदा बचेंगे? हाँ, पीने से मिलती है, बिल्कुल बेटा, पीने से मिलती है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है, राइट? तो अगर ये ना हो, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन ना हो, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ना ले जाए, तो क्या O2 का रिडक्शन होगा? नहीं। क्या फूड का ऑक्सीडेशन होगा? नहीं। जब ये कुछ होगा ही नहीं, तो जैसे बाहर ग्लूकोज दुकानों में बिकता है ना, बाजार में रखा हुआ पैकेट के अंदर या बाहर, वैसे रखा रहेगा हमारी बॉडी में, हमको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, और फाइनली हमारी जो सेल्स है उनकी डेथ हो जाएगी, और अल्टीमेटली हम लोग भगवान की तरफ मूव करेंगे। अरे अल्टीमेटली तो खैर जाना ही होता है सबको, बट जल्दी चले जाएंगे थोड़ा, राइट? ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन क्या है? जरूरी है, राइट? फिर सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन जरूरी है तो एक ही ले लिए होते, क्यों आयरन सल्फर प्रोटीन बना दिया, राइट? क्यों ब्लू कॉपर प्रोटीन बना दिया, क्यों साइटोक्रोम बना दिया? आप खुद से सोचो। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को भेजना होता है, एक समझो, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये बताओ, आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कॉपर 2+ का आप रिडक्शन ऐसे कराते हैं कॉपर प्लस में, ठीक है, राइट? और इसी के नीचे हम लोग ले लेते हैं सिल्वर, ऐसे। अब एक बात बताओ, क्या कॉपर 2+ को जितने भी मेटल्स हैं नेचर में, एक एग्जांपल लेता हूं, क्या कॉपर 2+ को जितने भी मेटल नेचर में है, सारे के सारे मेटल कॉपर को रिड्यूस कर सकते हैं क्या? अगर मैं कहूं कि कॉपर 2+ को कॉपर +1 में ले जाना है, राइट, तो हम एक मेटल ले आते हैं, मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप बताओ क्या नेचर में जितने मेटल है वो सारे के सारे मेटल कॉपर को रिड्यूस कर सकते हैं, या कुछ लोग सेलेक्टिवली कर सकते हैं? सारे लोग नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेटल चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेसिफिक मेटल चाहिए ना। अब अगर मान लो हमें आयरन को रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? स्पेसिफिक। अगर हमें मान लो रिड्यूस करना है सिल्वर को तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अलग। सेम इसी तरह यहां पर भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, कहां से इलेक्ट्रॉन आता है? कहां से? फूड की ऑक्सीडेशन से। तो उसके लिए अलग अलग स्टेप पे अलग अलग तरह की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, राइट? एक ही प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर प्रोटीन सुटेबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को वो यहां से यहां तक पहुंचा देगी। इसीलिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। साइटोक्रोम्स की जरूरत होती है, आयरन सल्फर प्रोटीन की जरूरत होती है, ब्लू कॉपर प्रोटीन की जरूरत होती है। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये आयरन सल्फर प्रोटीन पहले क्यों आया, साइटोक्रोम पहले क्यों आया, या फिर ब्लू कॉपर प्रोटीन बाद में क्यों आया, तो मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस कि ये पहले क्यों है, ये बाद में क्यों है। वो रिडक्शन पोटेंशियल से डिसाइड होता है कि कौन सा वाला ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, कौन सा वाला ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा,
कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक ही तरह का मेटल सेंटर सारी के सारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, जैसे मुझे मिलना है, राइट, या मेरा कोई काम करवाना है, तो मैं एक पर्टिकुलर लेवल तक जा सकता हूँ। उसके बियॉन्ड अगर काम कराना है तो उससे अदर आदमी चाहिए, उससे बियॉन्ड अगर काम कराना है तो उससे और अलग आदमी चाहिए, है ना। सेम इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम चाहिए, क्योंकि एक ही सिस्टम जो है पूरा इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बीच ही ऑपरेट होता है। उसके बियॉन्ड जहां भी पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, हमें दूसरा रेडॉक्स कपल चाहिए, उसके बियॉन्ड हमें चाहिए तो हमें दूसरा रेडॉक्स कपल चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो एक मेटल ले लो, सब काम कर देगा भाई, सबको रिड्यूस, सबको ऑक्सीडाइज, सब कुछ, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए क्यों जरूरत है? ऑक्सीडेशन के लिए। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि अलग अलग अगर सिस्टम है तो अलग अलग हमें प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि हर हर रिडॉक्स कपल हर रिडॉक्स कपल का एक पर्टिकुलर रेंज होता है पोटेंशियल का, उस बियॉन्ड में ही वो काम करेगा, उसके बियॉन्ड वो काम नहीं करेगा। तो अगर हमें और आगे जाना है तो हमें दूसरे की रिक्वायरमेंट होगी, हमें और अगर फर्दर जाना है तो हमें दूसरे की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जरूरत क्यों है? मैंने एक कॉमन एग्जांपल, बाकी भी काम में आता है लेकिन मैंने आपको एग्जांपल समझाया। और डिफरेंट काइंड क्यों जरूरत है? क्योंकि अलग अलग सिस्टम किस लिए जरूरत है? क्योंकि सबकी एक पर्टिकुलर रेंज है, उसके बियॉन्ड आपको दूसरे की जरूरत पड़ेगी, उसके बियॉन्ड आपको दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तो सबसे कॉमनली इसमें नाम पूछता है आपसे, राइट, ये वाला क्या काम करेगा, ये वाला क्या काम करेगा, राइट। लिगैंड क्या है, देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें, ध्यान सुनो, क्या क्या ध्यान रखना है आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको जितनी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन आप पढ़ोगे सबके बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। पहले आपको बता देता हूं, आपको ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइज फॉर्म का भी और रिड्यूस फॉर्म का भी, ऑक्सीडाइज का भी और रिड्यूस का भी। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब आप मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो, है ना। ठीक है, ये बता सकते हो मैग्नेटिक बिहेवियर। फिर ये पर्टिकुलर सिस्टम में जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है, दोनों स्टेट ऑक्सीडाइज रिड्यूस। फिर लिगैंड कौन सा है इसमें, लिगैंड प्लेनर वाला, मतलब इक्वेटोरियल लिगैंड भी, इक्वेटोरियल मतलब जैसे पोरफायरिन, इक्वेटोरियल मतलब जो एक्स वाई प्लेन में है, इक्वेटोरियल लिगैंड और एक्सियल लिगैंड, ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आपसे पूछ सकता है ज्योमेट्री क्या है इसके अराउंड, राइट। और अगर वो थोड़ा सा और आगे जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, ईएसआर, पढ़े हो ना ये तो, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा भी आपसे पूछ सकता है। और आयरन वाले में आपसे पूछ सकता है मॉस बार डेटा, समझ रहे हो। तो इसमें ये सब चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे आयरन है तो मॉस बार पे चला जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या होगा, वो ईएसआर पे चला जाएगा। आपसे पूछेगा कि जी पैरेलल क्या होता है, ज्यादा होगा कम होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ज्यादा होगा कम होगा। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है, डीजेड स्क्वायर में है, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है। मतलब इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अभी शायद पिछली बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आया है इससे, मतलब हर बार एक दो क्वेश्चन आता है। अगर आप बाइनऑर्गेन के 3 क्वेश्चन आएंगे तो एक आध पॉइंट इसका जरूर होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन का, तीनों में से कोई ना कोई आती जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर पूछता है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। ईएसआर, मॉस बार, ज्योमेट्री क्या है, लिगैंड, इक्वेटोरियल लिगैंड कौन सा है, एक्सियल लिगैंड कौन सा है, राइट, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, मैग्नेटिक बिहेवियर, और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज रिड्यूस का। इतनी चीजें जितनी भी आप इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन पढ़ना उनके बारे में इतनी चीजें ध्यान रखना। ये बेसिकली कहाँ जरूरत पड़ेगा ईएसआर वाले का, जब हम कॉपर वाला पढ़ेंगे, और मॉस बार की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम आयरन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, आयरन में भी बेसिकली कहाँ पर, जब हम आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइटोक्रोम में जरूर नहीं है। क्यों, साइटोक्रोम में एक +2 होगा +3 होगा तो उसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। जब आप फेरेडॉक्सिन पढ़ते हो, Fe2S2 पढ़ते हो, Fe3S4 पढ़ते हो, Fe4S4 पढ़ते हो, तो उसमें जो मेटल सेंटर्स होते हैं उनका इन्वायरमेंट अलग होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है। उस टाइम पे आपको मॉसबार डेटा पूछेगा वो, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, खैर
उम्मीद है आपको समझ में आया क्या पढ़ना आपको। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांस पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इनको। एक नॉन हीम इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, नॉन हीम इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। नॉन हीम का मतलब विदाउट पोरफायरिन, राइट, विदाउट पोरफायरिन, ठीक है। नॉन हीम का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब होता है पोरफायरिन प्लस आयरन। अगर नॉन हीम है जिसका मतलब या तो आयरन नहीं है, या तो पोरफायरिन नहीं है, या आयरन। इसमें देखो एक हमारे पास हीम प्रोटीन, तो पहला सवाल तो यहीं से आता है कि आपको नाम दे देगा कि बताइए ये हीम कंटेनिंग प्रोटीन है कि नॉन हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। तो नॉन हीम में दो हमारे पास पढ़ने हमें, आयरन सल्फर प्रोटीन, और दूसरा में पढ़ना है ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। जैसे कि नाम से पता है इसमें आयरन है और सल्फर है, राइट। पोरफायरिन नहीं है यहाँ पर, क्या है? कॉपर। और ब्लू कॉपर प्रोटीन में भी बेसिकली दो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, प्लास्टोसाइनिन और दूसरा एजुरिन। ये भी काम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। ये भी किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन भी किसका काम करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। आयरन सल्फर प्रोटीन में हमें क्या पढ़ना है? रुब्रेडॉक्सिन और फेरेडॉक्सिन, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना। हीम प्रोटीन में, हीम प्रोटीन में क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम्स, ठीक है। और ये क्या है? इनमें आयरन और पोरफायरिन होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका, एक क्वेश्चन नहीं, अगर आप बाय इनऑर्गेनिक सॉल्व करोगे ना तो कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन इसी से आए, सिर्फ एक इसी पार्ट से। गुड मॉर्निंग भैया, सिर्फ इसी से, राइट। पहली चीज तो नाम ध्यान रखना, प्लास्टोसाइनिन, एजुरिन, साइटोक्रोम, फेरेडॉक्सिन, रुब्रेडॉक्सिन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन है। जिनमें साइटोक्रोम्स क्या है? हीम प्रोटीन है जिसमें आयरन पोरफायरिन होता है, राइट। ब्लू कॉपर प्रोटीन में प्लास्टोसाइनिन, एजुरिन, इसमें कॉपर होता है एक्टिव सेंटर पे। और फेरेडॉक्सिन, रुब्रेडॉक्सिन, इनमें सब में क्या होता है? आयरन। अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर का पेपर, तो इसी इतने से कम 5 या 6 क्वेश्चन आए एग्जाम में, कम से कम 6 क्वेश्चन होगा। आपसे सिर्फ फंक्शन पूछता है, हीम है, नॉन हीम है, सेंटर क्या है, राइट। उसके बाद काम क्या करता है इसका। चलो तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम हीम पढ़ लेते हैं, फिर नॉन हीम को एक साथ पढ़ेंगे दोनों, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं साइटोक्रोम्स के बारे में। साइटोक्रोम्स, जहां मैं बोलूंगा वहां सान लिखना मत, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। साइटोक्रोम्स, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज हीम कंटेनिंग, हीम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, हीम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। पहला पॉइंट है हीम कंटेनिंग का मतलब आयरन प्लस पोरफायरिन। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि एग्जाम में आप भूलो नहीं, ठीक है। सेकंड सुनो, ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, दोनों जगह मिलेगा, राइट। तो लिख लेना फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। और दो स्टेट होगी ना इसकी भाई, आयरन है हमारे पास, आयरन की दो स्टेट होती है, +2 +3। तो जो +2 वाला होगा वो क्या है हमारा? रिड्यूस स्टेट है। और जो +3 वाला हमारा होगा क्या है? वो ऑक्सीडाइज स्टेट है, राइट। तो आयरन 2 जो है वो रिड्यूस स्टेट होगा, रिड्यूस स्टेट होगा। और आयरन जो 3 है वो क्या है? ऑक्सीडाइज स्टेट है। अब इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनो, देखो रिड्यूस स्टेट और ऑक्सीडाइज स्टेट दोनों की दोनों स्टेट क्या है? लो स्पिन। मतलब जो आयरन है यहाँ पर, चाहे वो रिड्यूस स्टेट में हो चाहे ऑक्सीडाइज स्टेट में हो,
दोनों केस में क्या होता है, लो स्पिन होता है। क्यों लो स्पिन होता है मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो, लो स्पिन होता है, ठीक है। और देखो जो ज्योमेट्री होती है आयरन के अराउंड वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। कहने का मतलब जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या होता है, वो 6। यहाँ अगला पॉइंट लिखेंगे, ये क्यों है मैं भी आपको समझाऊंगा, और अगला क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ज्योमेट्री अराउंड, या ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अराउंड आयरन इज व्हाट, 6। 6 में से 4 कहां से आता है, 4 कहां से आता है, नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन। तो जो 6 में से 4 जो साइड्स है सेटिस्फाई किससे होती है, पोरफायरिन के नाइट्रोजन से, और 2 यहां पे क्या होते हैं, एक्सियल लिगेंड्स। ये क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है, मतलब अमीनो एसिड का पार्ट होगा, जैसे हमने इमिडाजोल पढ़ा है, राइट। ठीक, तो क्या क्या क्लियर हुआ, हीम प्रोटीन है, रिड्यूस स्टेट ऑक्सीडाइज स्टेट दोनों में लो स्पिन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से, नाइट्रोजन और पोरफायरिन, वही जो पाइरोल होता है इसका, ठीक है, पाइरोल से तो आता है, इसके पाइरोल सिस्टम से, ये तो पढ़ ही रहे हम लोग, है ना। ठीक, और उसके बाद ये पर्टिकुलर सिस्टम, पोरफायरिन तो बना ही लोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां से देखो, अब समझते हैं, पहले पहले इसको समझो आप। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो बताओ आयरन कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आयरन कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, 6, इसका मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेटिवली, कोऑर्डिनेटिवली क्या है, ये सैचुरेटेड, यस। अगर कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड होगा तो क्या ये किसी लिगैंड को जोड़ सकता है, क्या किसी ये ग्रुप को जोड़ सकता है, नो एडिशन ऑफ एनी अदर ग्रुप। अगर नहीं जोड़ सकता तो क्या ये ग्रुप ट्रांसफर, एटम ट्रांसफर, ये सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करता ग्रुप ट्रांसफर में या एटम ट्रांसफर में, किसी को जोड़ेगा ही नहीं, राइट। फिर काम किसका करेगा, ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है क्या, सारी की सारी कोऑर्डिनेशन साइट ऑक्युपाइड है, किसी को जोड़ नहीं सकता, राइट। तो क्या काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर ही सकता है ना, क्योंकि उसके लिए लिगेंड की जरूरत थोड़ी पड़ती है, तो क्या कर सकता है, इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों क्यों है, जिससे ये कोई साइड रिएक्शन ना करे, ग्रुप ट्रांसफर, किसी को जोड़ ना ले, किसी को निकाल ना दे, ये सब ना करे, सिर्फ किसका काम करे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। क्यों, क्योंकि अगर ये सब रिएक्शन करने लगेगा तो इसकी जो एफिशिएंसी है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक काम किसी को दोगे ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा, नमस्ते भैया, अगर दूसरा काम दोगे तो बेहतर तरीके से नहीं करेगा वो। तो यहाँ सिंपल लिख सकते हैं, इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है, रटना नहीं इसको। 6 इसलिए है क्योंकि 6 अगर होगा तो ये किसी ग्रुप को नहीं जोड़ेगा, एटम को नहीं जोड़ेगा, जैसे हीमोग्लोबिन ऐड कर ले रहा था किसी को, मायोग्लोबिन किसी, ये सब काम नहीं है इसके पास, क्योंकि इसके साथ जो लिगेंड लगे हैं वो स्ट्रांगली बाइंडेड है। तो ये हट, ये सब काम नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्या कर सकता है, ये अपनी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, समझ गए। और लो स्पिन क्यों है अभी समझाता हूं मैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल की रेंज है इसमें, ध्यान से देखो, जो ई नॉट M3, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ई नॉट आयरन 3+ आयरन 2+, इसकी रेंज है लगभग -0.3 वोल्ट टू +0.4 वोल्ट। मतलब इस रेंज में ये काम करता है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, किस रेंज से है, -0.3 से +0.4 वोल्ट, किसमें, साइटोक्रोम्स में। लेकिन अगर ये किसमें है, ये लिखना मत, पहले समझ लो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आयरन का एक्वस मीडियम में यही बात करूं तो वहां पर होता है 0.7 वोल्ट, राइट, किसमें है ये, एक्वस मीडियम में।
आपको लग रहा है कुछ कि जब आयरन एक्वस मीडियम में होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल अलग है, लेकिन वही आयरन जब साइटोक्रोम्स के अंदर, साइटोक्रोम एक नहीं होता, कई सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन साइटोक्रोम्स में रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, अलग। क्यों ऐसा होता होगा? एक्वस मीडियम में वही आयरन +3 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल अलग है, लेकिन साइटोक्रोम्स में, साइटोक्रोम्स एक यूनिट नहीं है, कई सारे होते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम ए बी सी, राइट, डिफरेंट टाइम, C1 C2 ऐसे करके। तो साइटोक्रोम्स में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। क्यों ऐसा होता होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिगैंड यहाँ पर है वो डिफरेंट है। हमने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में कि जब आप लिगैंड को बदल देते हो ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो से हाई, हाई से लो, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। पढ़ाया था इसको, देखना आप रिएक्शन मैकेनिज्म वाली क्लास, जहां मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में नेचर ऑफ मेटल आयन, वहां मैंने 2 3 4 5 एग्जांपल भी कराए हैं, पढ़ाया था मैंने वहां, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लिगैंड है वो क्या है, डिफरेंट। ठीक, यहाँ पे क्या लगा है, पोरफायरिन, वहां पे क्या था, वाटर। यहाँ पे एक्सियल लिगैंड दूसरे हैं, वहां पे सब क्या लगा था, वाटर। तो अगर जहाँ बिल्कुल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, और इन्वायरमेंट जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज कर देता है। ठीक, अब देखो, अब एक सवाल ये है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ तो यही है ना 0.7 वोल्ट, यहाँ रेंज इतनी क्यों है? रेंज इसलिए है क्योंकि साइटोक्रोम एक तरीके का नहीं होता, कई तरीके का साइटोक्रोम होता है, राइट, जिनमें साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, सी में भी C1 C2 ये सब होता है। तो ये जो रेंज है ना, ये एक साइटोक्रोम की नहीं है, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोक्रोम्स है उनकी पूरी रेंज है, राइट। जैसे बोला जाए कि साइंस में 100 बच्चे हैं, अब साइंस में कुछ लोगों ने मैथ्स लिया है, कुछ लोगों ने क्या लिया है, बायो लिया है, तो हो सकता है 20 लोग बायो लिए हों, 80 लोग मैथ लिए हों, या 50-50 हो, ऐसा कुछ हो। सेम यहाँ पर ही है, ये पूरी रेंज है जितने भी साइटोक्रोम्स होते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, लिख लेना यहाँ पर डिफरेंस इन, ऐसे लिखना, वाइड रेंज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों है? ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू different substituents on porphyrin and nature of axial ligands। axial ligands का भी रोल होता है, ठीक है, इसमें nature of axial ligands। तो जो ये इतना ज्यादा रेंज है, क्यों है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। किस पे? पोरफायरिन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होगा, और एक्सियल लिगैंड हो गए जिनकी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हमारा अलग होगा। समझ गए? रटना नहीं है, बट इतना ध्यान रखो कि डिफरेंट है। और इसी के बेसिस पे साइटोक्रोम्स कई तरीके के हैं, ठीक है। यही मैं आगे लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन पोरफायरिन and nature of axial ligands cytochromes are of many types, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, राइट, ये सब। और इन्हीं का है जो रिडक्शन पोटेंशियल वो अलग अलग दिया गया था, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल से। इनमें जो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या है, वो साइटोक्रोम सी है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो साइटोक्रोम सी के बारे में, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड साइटोक्रोम इज, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्यों है ये। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार इसको पढ़ा चुका हूं, अगर आपको पता हो, मैंने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पढ़ाया था, वहां मैंने पढ़ाया था कि जो कॉपर ए होता है वो इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, साइटोक्रोम सी से। याद है किसी को? O2 जब कन्वर्ट होता है वाटर में, तो जो कॉपर ए होता है इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, साइटोक्रोम सी से, राइट। साइटोक्रोम सी।
कहाँ मिलेगा ये? कहाँ हो रहा था? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहाँ काम कर रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये भी कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, रटना नहीं, अगर वो आपको याद होती अपने आप याद हो जाएगा। साइटोक्रोम सी यहां लिख देंगे, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, काम क्या है इसका? ये क्या करता है? देखो इधर, साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन किसको देता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम को। इसमें बड़ी यूनिट होती है ये। और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या करता है? O2 को कन्वर्ट करता है किसमें? O2 को कन्वर्ट किसमें करता है? O2 को कन्वर्ट करता है किसमें? वाटर में। क्या है ये? लास्ट स्टेप होती है किसकी? रिस्पायरेटरी चेन की। हाँ, ये टर्मिनल मेंबर होता है ना किसका? रिस्पायरेटरी चेन का, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये सब रिएक्शन पूरी कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, राइट। अब देखते हैं, एक देख लेते हैं हम लोग। साइटोक्रोम सी की बात हम करें, ठीक है, वहां स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखो आयरन हो गया, यहाँ पोरफायरिन, ठीक है, यहाँ पोरफायरिन, ठीक, और यहाँ हमारे पास ध्यान से देखो, यहाँ लिगेंड लगा होता है एस मिथियोनीन। मिथियोनीन जानते हो ना आप? अमीनो एसिड है, मिथियोनीन के सल्फर। और यहाँ जो लिगेंड लगा होता है वो है हमारे पास हिस्टिडीन ऑफ, इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन। ऐसे ये इमिडाजोल वाला है, हिस्टिडीन। तो दोनों लिगेंड का नाम ध्यान रखना, इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन। किसका स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है? साइटोक्रोम सी का। तो साइटोक्रोम सी में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर किससे सेटिस्फाइड है? पोरफायरिन के नाइट्रोजन से। और जो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 5th वाली 6th वाली, एक मिथियोनिन हमारा, दूसरा क्या है? इमिडाजोल का नाइट्रोजन है। ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए? अब आयरन 2+, ध्यान से देखो इधर, रिड्यूस स्टेट है, क्या होगा ये? लो स्पिन। ध्यान रखना, अब लो स्पिन अगर होगा तो कैसे लिख सकते हो इसको आप? ऐसे ना। तो कैसा हुआ ये? डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? देखो जरा इसको, एस की वैल्यू क्या है? 0। क्या हो गया ये? डायामैग्नेटिक, राइट। ऑक्सीडाइज स्टेट में क्या होगा ये? आयरन 3 D5 लो स्पिन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एस क्या हो जाएगा? 1/2। कैसा हो गया ये? पैरा मैग्नेटिक। तो आपसे भी पूछ सकता है रिड्यूस स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो रिड्यूस स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इसका? 0। ऑक्सीडाइज स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इसका? आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? डायामैग्नेटिक, यहाँ पे क्या है? पैरामैग्नेटिक। इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है? आपसे लिख देगा आयरन, ऐसे देखो, आयरन 2, राइट, ये कौन सा है? रिड्यूस्ड। और आयरन 3 ये कौन सा है? ऑक्सीडाइज। ये क्या है? एस क्या है यहाँ पर? 0। एस यहाँ पे क्या है? 1/2, राइट। तो आपसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बोल देगा, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ आप? एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक है ना। आपसे बोल क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो, पूछेगा कि साइटोक्रोम सी में जो रिड्यूस स्टेट है उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो आप पहले पता करोगे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। एंटी फेरोमेटिक कपलिंग यहाँ कैसे हो जाएगी? यहाँ जरूरत कैसे क्या है? एंटी फेरोमेटिक कपलिंग जनरली वहां होती है जहाँ ब्रिजिंग है। और किससे होगा बताओ? एंटी फेरोमेटिक होगा किससे? है कौन यहाँ? लिगेंड जो लगे हुए तो पहले से लगे थे, तो अगर ये करना होता तो पहले ही कर देते, राइट। तो यहाँ कोई मतलब नहीं है ना। संदीप सुनो ध्यान से, एंटी फेरोमेटिक कपलिंग जनरली वहां होती है जहां पर ब्रिजिंग होती है, 2 मेटल हो और एक सामने क्या हो? ब्रिज हमारा, वहां जनरली होती है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुना, मैं जनरली बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब अभी देखना, जब हम
आप पढ़े होगे ना हीमोसाइनिन, वहां एंटीफेरोमेटिक कपलिंग होती है, आयरन के बीच क्या होता है, ऑक्सीजन, राइट। आपने पढ़ा होगा हीमेरथिन, वहां एंटीफेरोमेटिक कपलिंग होती है, राइट। वहां आयरन के बीच में क्या होता है, हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर के बीच में ऑक्सीजन लगा होता है, ठीक है। और जो आपने पढ़ा होगा हीमेरथिन, वहां दो आयरन के बीच में ऑक्सीजन लगा होता है, वहां सब जगह होता है, ठीक है। अब ये जीरो है तो आपको पता है कि अगर डायामैग्नेटिक हुआ तो स्ट्रेट लाइन आती है, और अगर पैरामैग्नेटिक हुआ तो ऐसे, ठीक। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी वही है कि सिस्टम कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है, राइट, या कितना बेहतर इंटरेक्शन कर रहा है, मैग्नेटिक मैग्नेट से कितना बढ़िया इंटरेक्शन कर रहा है, या बोल सकते हो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, एक ही बात है। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। और अगर थोड़ा सा और आगे जाएगा वो, तो देखो मैंने इधर सिंपल लिखा है ऑक्टाहेड्रल, ध्यान सुनो मेरी बात, सिंपल लिखा है ना। आपसे अगर थोड़ा सा एग्जामिनर और चाहेगा तो पूछ सकता है, देखो इधर सुनो, समझो लिखना मत, पूछेगा कि आयरन 2 है, आयरन 3 है, राइट। यहां हमारे पास एस कितना है 0, यहां पर हमारे पास एस कितना है 1/2। पूछेगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कौन सी ऑर्बिटल में है, क्या बताओगे आप बताओ, dxz में बताओगे, dxy में बताओगे, या dyz में बताओगे, किस में बताओगे, जरा सोचना और सोच के बताओ, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं पहले, ठीक है। सोच के बताना क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये। बता सकते हो क्या, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो, देखो अच्छा ऐसे ही सिस्टम में ना, जब ऐसा सिस्टम होता तो ऐसे हो, देखो ध्यान से देखो, ये ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान सुनो, dxz dyz ऐसे, dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या होता है, जब होता है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। और आपका ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है क्या, ये नहीं, परफेक्ट नहीं है ना, अरे एक लिगेंड इधर डिफरेंट है, इधर लिगेंड परफेक्ट तो है नहीं ना ये, राइट। तो ये फर्दर आगे स्प्लिट होता है, देखो ऐसे, ध्यान देखो इधर, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर dxz dyz dxy। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना तो कैसे आएगा, देखो इधर 2 ऐसे, इसमें अगर करोगे सेम यही, तो इसमें करोगे तो dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर dxz dyz dxy। अब ये मत सोचना कि dxz dyz दोनों पूछ लेगा, कोई एक ही पूछेगा, ठीक है, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन dxz में है dyz में, ठीक, समझ गए। ये कैसे हुआ, मैं कौन से लेक्चर में पढ़ाया हूं इसको, साइटोक्रोम वाला लेक्चर देखना आप, ठीक है, साइटोक्रोम, उसमें मैंने समझाया प्रॉपर इसको कि ऐसा क्यों आता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैं बता तो दूंगा, लेकिन फिर मुझे 10 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, इसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसे, ठीक है। तो आप देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो चलो हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ लिया, ऑक्सीडाइज स्टेट क्या है, रिड्यूस स्टेट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड, राइट, रेंज रिडक्शन पोटेंशियल की डिफरेंट क्यों होती है, वो सब चीजें पढ़ ली। अब एक चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना चाहिए, देखो पहले सुनो आप, तब आपको समझ में आएगा। देखो नेचर ने साइटोक्रोम को लिया है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, सेंटर को क्या लिया है, आयरन। अब एक्वस मीडियम में जो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है, नेचर को वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं चाहिए, उसको दूसरा चाहिए, तो दूसरा करने के लिए उसने क्या, उन्होंने क्या किया, पोरफायरिन लिगेंड लगा दिया, उस पर सब्स्टिट्यूएंट को बदल दिया, अलग अलग नाम हो गया, हाँ जी डेली पढ़ाते हैं भैया, उसका नाम अलग अलग हो गया। तो हमें दो चीजें चाहिए थी आयरन से, ध्यान से सुनो, पहले प्लीज बोलो मत, पहले आप सुन तो लो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो इधर हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, क्यों जरूरत है, बिकॉज हमारी नेचुरल नेचर में ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब ब्लॉक हो जाएगा, कुल मिला के जो फूड का ऑक्सीडेशन है या नॉर्मल डेली लाइफ है हमारी ब्लॉक हो जाएगी। तो नेचर को चाहिए था इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि आयरन सेंटर को ले लिया,
अब आयरन सेंटर जो एक्वस मीडियम में होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0.70, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं चाहिए, तो उसके लिए नेचर ने क्या किया, पोरफायरिन लगा दिया, उस पे अलग अलग लिगेंड लगा दिए, उस पे अलग अलग एक्सियल लिगेंड लगा दिया। एक्सियल मतलब ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ, इक्वेटोरियल का मतलब ये पोरफायरिन, जिसकी वजह से डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाने की वजह से जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो ट्यून कर लिया गया। ट्यून का मतलब होता है जितनी हमें जरूरत है, जो हमें जरूरत है उसको हमने मैनेज कर लिया। ठीक, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को जो एक्वस मीडियम में था उसको हमने यहाँ पर चेंज कर लिया अपनी सुविधा के हिसाब से। गॉड ने या नेचर ने अपने अकॉर्डिंग, जैसे नेचर में प्रोसेस होती है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा के, राइट, अलग अलग एक्सियल लिगेंड लगा के। क्लियर? कैसे बदलता है आप रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस नेचर ऑफ मेटल आयन में देखना, मैं आपको पढ़ाया हूं ये बात कि कैसे लिगेंड को चेंज करने पर रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होता है, राइट। तो उम्मीद है कि आप देख लोगे वहां जाके, ठीक है। दूसरा एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो जल्दी होना चाहिए या तेज होना चाहिए। अगर हमें बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए, मतलब फास्ट होना चाहिए या स्लो होना चाहिए, कैसा चाहिए? फास्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्लो होगा तो हो सकता है फूड का ऑक्सीडेशन होने में इतना टाइम लग जाए कि जब हमारी सेल को एनर्जी की जरूरत हो तो हमें उतनी एनर्जी मिल ही ना पाए, राइट। इसका मतलब रेट क्या रखना है हमें, फास्ट। क्लियर है इतनी बात? तो ट्यून हमने कर लिया है रिडक्शन पोटेंशियल को, और हमें रेट को क्या रखना है, फास्ट रखना है, ठीक है। तो फास्ट रखने के लिए नेचर ने क्या किया, ऐसा साइटोक्रोम में क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है। और साइटोक्रोम में रेट ऑफ रिएक्शन अगर फास्ट नहीं होगी तो फिर साइटोक्रोम हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझाता हूं, पहले एक चीज समझो। जब आप एक्वस मीडियम की बात करते हो ना, तो एक्वस मीडियम में आयरन ऐसे है प्लस, ध्यान सुनो मेरी बात, H2O6 3+, यही है ना एक्वस मीडियम, ये कन्वर्ट हुआ मान लो इसमें, ठीक है। और साइटोक्रोम में भी आयरन 2+, आयरन 3+ है साइटोक्रोम में भी, और यहां हमने इलेक्ट्रॉन लिया, यहां आयरन 2 साइटोक्रोम। रेट कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, तो जो K2 होता है ना वो K1 से बहुत ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट है वो यहाँ क्या होता है, वेरी वेरी फास्ट। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए और इलेक्ट्रॉन का पता लगा इलेक्ट्रॉन बहुत स्लोली आ रहा है, तो हो सकता है कि बॉडी की बहुत सारी रिएक्शन जिस समय पे उन्हें एनर्जी की जरूरत हो उस समय उन्हें इनफ सप्लाई मिल ही ना पाए, राइट। और यहाँ जो होता है ये इसके कंपेरिजन में क्या होता है, स्लो। तो रिडक्शन पोटेंशियल को मैनेज करने के लिए नेचर ने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, एक्सियल लिगेंड लगा दिए। रिएक्शन को स्पीड अप कैसे किया इन्होंने, ऐसा क्या नेचर ने कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइटोक्रोम में फास्ट हो गया, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट क्यों है, क्या किया गॉड ने ऐसा। तो आपको समझ में आएगा कि पोरफायरिन क्यों है यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि लो स्पिन आयरन क्यों है यहाँ पे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि लो स्पिन जो हमने बोला था क्यों है वो, और यहाँ पे पोरफायरिन क्यों लिया गया है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा वो, ठीक। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान सुनो, समझो। नेचर हैज utilizes following two properties या following properties in order to make fast electron transfer in cytochromes। चलो लिखना मत, ये आपको समझना है, ठीक है। और ये अगर आप समझोगे ना तो जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो वहां भी आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, लिखो नहीं कुछ भी, ठीक है। देखो आयरन 2+ कैसा था, ये लो स्पिन। आयरन 3+ कैसा था, ये भी लो स्पिन। चलो अगर ऑर्बिटल बनाते हैं यहाँ पे नॉर्मली तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बार बार वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे हो गया। देखो जरा दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी ऑर्बिटल में है, T2G है ना, जो इलेक्ट्रॉन से किसमें है, T2G में।
किसी में इजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ध्यान सुनो, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में कि अगर इलेक्ट्रॉन T2G मतलब दो हमारे पास सिस्टम है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है, तो क्या दोनों में बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा ज्यादा? रुको, पहले पहले एक चीज और समझा देता हूं, हो सकता है आपको ना पता हो। देखो इधर, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास सिस्टम ऐसे है, ध्यान से देखो इधर, एक ऐसे है लो स्पिन और एक सिस्टम है हाई स्पिन से, तो आपसे कुछ बताओ बॉन्ड कहां लॉन्गर होगा? जब इजी में इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा, मोर रिपल्सन। क्यों? अरे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ होते हैं? एक्सिस पे, है ना? और ईजी कहाँ होती है? एक्सिस पे। तो अगर एक्सिस पे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखोगे, देखो इधर ध्यान से, ये एक्सियल ऑर्बिटल है ना, अगर एक्सियल ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखोगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ये भी इंक्रीज कर जाएगी, ये भी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर यहां की बात करोगे तो यहां तो इसमें है ही नहीं, यहां पे क्या है? ये बिटवीन एक्सिस है, और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां होता है? एक्सिस। तो इसका मतलब इन ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन करोगे, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि हाई स्पिन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, लो स्पिन में बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। या ऐसे बोल सकता हूं कि जो सिस्टम हमारे पास है, अगर दोनों के दोनों सिस्टम लो स्पिन हो गए तो बॉन्ड लेंथ दोनों में ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। अगर एक हाई स्पिन है, एक लो स्पिन है, तो हाई स्पिन वाले की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा लॉन्गर, एक लो स्पिन है, अगला वाला भी लो स्पिन है, तो बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि T2G से रिपल्सन नहीं होता है। ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अभी पढ़ा, अभी संदीप आ जाएगा, परेशान मत हो, आ जाएगा, ठीक है, वो जो आप पूछ रहे हो। अब इधर देखो, ये बताओ, ये दोनों के दोनों लो स्पिन है, तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी इनकी? नो डाउट आयरन 3+ की बॉन्ड लेंथ कम होगी, आयरन 2+ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। या ऐसे बोल सकते हो कि दोनों की बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? बहुत कम। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं? सिमिलर बॉन्ड लेंथ। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों लो स्पिन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? T2G में। इतनी बात समझ में आती है? जो रिड्यूस स्टेट है, जो ऑक्सीडाइज स्टेट है, दोनों स्टेट में T2G में ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, सेम ऑक्यूपेशन होगा, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है? सिमिलर। आइडेंटिकल नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर बोल रहा हूं मैं, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इससे क्या फायदा हुआ? देखो, हमारे पास एक सिस्टम है, मैं इसे लेता हूं आयरन 2+, यहां हमारे पास लिगेंड लगे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लिगेंड लगे हैं। +2 से हमें जाना है +3 में, ध्यान सुनना मेरी बात, +2 से हमें +3 में जाना है, ऐसे। यहां बॉन्ड लेंथ और यहां बॉन्ड लेंथ नियरली क्या है? सेम। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन में निकालता हूं। अब मुझे बताओ, दो स्टेट हमारे पास है, +2 +3, दोनों में बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम। तो ये बताओ, अगर मैं +2 को +3 में ले जाऊंगा, सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर मैं +2 को +3 में ले जाऊंगा, तो इसको खुद को ज्यादा चेंज करना पड़ेगा क्या? क्या इसको अपनी बॉन्ड लेंथ को ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा क्या? अगर मैं +2 को +3 में ले जाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ तो चेंज होगी, क्या अपनी बॉन्ड लेंथ को ज्यादा चेंज करना पड़ेगा इसको? नहीं। क्यों? क्योंकि लगभग दोनों की बॉन्ड लेंथ तो सेम है, तो ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि +2 +3 की लगभग सिमिलर है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर मैं +3 को +2 में ले आऊं, तो अगर मैं +3 को +2 ले आऊं तो भी इसको अपनी खुद को ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको ज्यादा रीऑर्गेनाइज नहीं करना है, मतलब जो रीऑर्गेनाइज होने के लिए एनर्जी लगती है, क्या लगेगी? कम। इसका मतलब लो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, मतलब +2 का +3 में जाना, +3 का +2 में जाना में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है? सिमिलर है, इसलिए बहुत ज्यादा चेंज खुद में नहीं करना इनको। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक तरह से क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी ही तो है। अगर रीऑर्गेनाइज होने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है, तो रेट क्या होगा? फास्ट।
तो समझ में आया लो स्पिन क्यों लिया है। सिमिलर बॉन्ड लेंथ है तो ज्यादा चेंज नहीं, मतलब एनर्जी ऐसा नहीं एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन बहुत कम अमाउंट एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब रिड्यूस भी जल्दी से हो जाएगा, ऑक्सीडाइज भी जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देगा भी लेगा भी, जल्दी कलेक्ट, क्योंकि जिधर जाना है उधर और इधर में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा, फास्ट। तो अब समझ में आया लो स्पिन क्यों है। बताओ, इतनी क्लियर हुई कि आयरन लो स्पिन क्यों है दोनों में। बोलो, नेचर ने लो स्पिन क्यों रखा, हाई स्पिन क्यों नहीं रखा। अरे अब तो बोलो, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। अब क्यों रखा लो स्पिन, जिससे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो, फास्ट हो, तेजी से हो, जो कि जरूरत है। लिख लो इसको कहीं पे, इसीलिए गॉड ने दोनों को लो स्पिन रखा हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो। ठीक है, हाँ, टू मेक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट। और फास्ट जरूरी है, क्योंकि फास्ट अगर नहीं होगा तो फिर इसका, अगर फास्ट नहीं होगा तो जो बॉडी की डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है क्या हो जाएंगी, वो स्लो हो जाएंगी। ठीक, अब आते हैं दूसरे पैरा। पहला काम तो क्या किया, इन लोग को ले लिया। दूसरा काम देखते हैं हम लोग कि अगला काम क्या किया जिससे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो गई। अगला काम नेचर ने क्या किया, पोरफायरिन लिया। देखो दूसरा सुनो ध्यान से, पोरफायरिन increases the rate of electron transfer। देखो कैसे, पहले मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं वाटर के साथ, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्वस मीडियम से पहले देख लो तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहूं, ध्यान सुनो मेरी बात, कि हमारे पास ये आयरन है और यहां वाटर लगा हुआ है, ठीक है ऐसे, और ये +2 में है, इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। मान लो यहां पर हमारे पास एक एक सिस्टम है ए, जिसको इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक, अब जरा ध्यान से बताओ, ये इसकी जो डी ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन है, अब इसको यहां पे इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो इसका मतलब इसकी डी ऑर्बिटल को उसके ज्यादा क्लोजर जाना पड़ेगा, है ना। मतलब इसको खुद को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो रेट जो होगा क्या होगा, वो स्लो। लेकिन अगर मैं यहीं पे साइटोक्रोम ले लूं, ध्यान से देखो इधर, साइटोक्रोम इधर देखो, साइटोक्रोम ले लूं मैं, जहां पे पोरफायरिन है, यहां पर ए आ गया, यहां आयरन को नहीं अप्रोच करना है इसको, क्यों, देखो आयरन अपना इलेक्ट्रॉन कहां देता, पहले पोरफायरिन में, उसके बाद पोरफायरिन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ऐसे समझो, देखो इधर ए को अगर मैं यहां पे रखूंगा तो यहां ए जो है आयरन से तो दूर है, लेकिन पोरफायरिन रिंग के तो पास है, पेरीफेरी पे तो है, तो ये आयरन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता, ये अपना इलेक्ट्रॉन पहले कहां देता है, पोरफायरिन में, फिर इसको क्या देता है, ए को। तो यहां पर रेट क्या रहेगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे वाटर थोड़ी काम करेगा, यहाँ पर वाटर, मान लो वाटर के पास आ भी गया तो वाटर थोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इलेक्ट्रॉन तो आयरन को देना है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन देना है वो दूर है। यहाँ पर क्या है, आयरन दूर जरूर है, लेकिन आयरन के साथ जो लोग लगे हुए हैं ना, वो आयरन के इलेक्ट्रॉन को पहले लेते हैं, उसके बाद एक को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ क्या होता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो पोरफायरिन से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो गया है। समझ गए कैसे हुआ, वो मैं समझाता हूं आपको। तो एक तो लो स्पिन से फास्ट हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा किसकी वजह से हुआ, पोरफायरिन की वजह से। होता क्या है देखो इसमें, देखो क्या होता है, देखो क्या हुआ इसमें, जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखो क्या होता है, मेटल की डी ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन किसमें देती है, पाई स्टार ऑफ पोरफायरिन, पोरफायरिन की पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पाई स्टार फिर ट्रांसफर कर देता है आपको रिड्यूसिंग एजेंट को या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, फिर यहां से यहां आता है। ठीक है, तो ये पाई स्टार क्यों हुआ, क्योंकि पोरफायरिन क्या है, हाईली कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है तभी पाई स्टार है इसके पास। अब फिर एक सवाल और, ध्यान सुनो मेरी बात,
यहाँ पर पोरफायरिन की जगह पे ऐसा भी तो लिगेंड ले सकते हैं, क्योंकि हमें पाई स्टार चाहिए, पाई स्टार चाहिए जिससे इसकी वजह से ट्रांसफर कर दे। ऐसे तो है, देखो ऐसे, यहाँ ए है, पहले इलेक्ट्रॉन हमने कहां से कहां दिया, यहां से दिया हमने इसकी पाई स्टार में, ऐसे देखो यहां से पाई स्टार में दिया, इसने भेज दिया। ठीक, पोरफायरिन ही क्यों लिया लेकिन, क्योंकि पाई स्टार तो कार्बोनिल में भी है, पाई स्टार तो Cn माइनस में भी है, पाई स्टार तो और भी लिगेंड में है, उसको भी ले सकते थे ना यहाँ पे। पोरफायरिन इसलिए लिया क्योंकि ये हाईली कॉन्जुगेटेड है, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है, आपने पढ़ा है पाई स्टार की एनर्जी उतनी क्या होती है, लो। पढ़े हो कि नहीं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम रहती है। तो अगर एनर्जी कम रहेगी तो मेटल का डी, ध्यान सुनो मेरी बात, लिखना मत, ध्यान से सुनो, हाईली कॉन्जुगेशन की वजह से पाई स्टार की एनर्जी होती है लो, और पाई स्टार की एनर्जी अगर लो होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि होमो लूमो गैप क्या रहेगा, कम रहेगा, तो फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये जल्दी से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि पाई स्टार की एनर्जी लो है, जितना कॉन्जुगेशन करोगे उतनी लो रहेगी, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि एनर्जी कम आ गई। भाई देखो, पहले मान लो पाई स्टार यहाँ पे था, मेटल हमारा यहाँ पे है, अगर मैं कॉन्जुगेशन बढ़ाऊंगा तो पाई स्टार ऐसे घटेगा। अब जरा ध्यान से बताओ, जब यहां रहेगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कि यहां रहेगा, ए पे रहेगा या बी पे रहेगा, बी पे रहेगा ना। तो पोरफायरिन ये काम करता है, वो पाई स्टार की एनर्जी को लो करता है, जिससे जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे। अब जल्दी से इलेक्ट्रॉन दिया, पेरीफेरी तक तो फैला ही है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया? तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो पेरीफेरी तक फैला हुआ है, इसलिए जैसे ही कोई सिस्टम हमारा इसके पास आएगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और हाई कॉन्जुगेशन से क्या फायदा है, हाई कॉन्जुगेशन से एक फायदा ये भी है कि पाई स्टार की एनर्जी लो रहेगी तो मेटल भी उसको जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन दिया, जल्दी से ट्रांसफर हो गया। समझ में आया? जैसे मान लो, ध्यान सुनो मेरी बात, एक आप पढ़ते थे ना, एक नॉर्मल पोस्ट होता है, एक होता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जल्दी से जाता है, राइट? तो ये एक तरह से स्पीड पोस्ट का काम कर रहा है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। ठीक है, समझ गए? तो दो दो फायदे हैं, कॉन्जुगेशन से पाई स्टार आया, पेरीफेरी तक सिस्टम फैला हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, राइट? और हाईली कॉन्जुगेशन से एक फायदा और है कि पाई स्टार की एनर्जी लो होगी तो मेटल भी, मतलब यहां भी फास्ट होगा, यहां भी फास्ट होगा। अगर मान लो ये हाईली कॉन्जुगेटेड ना होता तो यहाँ पाई स्टार की एनर्जी क्या होती, ज्यादा, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता, स्लो, तो रेट तो तब भी स्लो हो जाती ना। इसलिए क्योंकि पाई स्टार यहाँ लो एनर्जी है, क्योंकि हाईली कॉन्जुगेटेड, तो यहाँ भी जल्दी से गया, और जैसे पेरीफेरी पे आया वहीं तो बैठा ही है, तुरंत ट्रांसफर कर दिया इसको। समझ में आ रहा है कि पोरफायरिन का काम क्या है? पोरफायरिन दो काम कर रहा है, पेरीफेरी तक उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, राइट, जिसकी वजह से जो डी आपका ऑर्बिटल है उसका यहां तक अप्रोच हो जाती है। जैसे मान लो अभी एक नॉर्मल पर्सन की बात करो, ठीक है, नॉर्मल पर्सन की अगर बात करो तो हो सकता है अपना कोई काम हो कराने जाए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तो ना हो, इसका मतलब उसकी जो अप्रोच है वो ज्यादा दूर तक नहीं है, ये तो मतलब हुआ। लेकिन मान लो उसके चाचा विधायक हो तो उसकी अप्रोच हो सकती है ना। तो यहाँ जो विधायक वाला काम है पोरफायरिन कर रहा है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकता यहाँ पे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसकी अप्रोच को, इसके एक्सटेंशन को बढ़ा दे रहा है। कौन बढ़ा रहा है? पोरफायरिन। कैसे बढ़ा रहा है? अपने पाई स्टार के साथ। समझ गए? इसलिए रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक। और हाईली कॉन्जुगेशन का एक फायदा और है कि पाई स्टार की एनर्जी लो रहेगी तो यहां से यहां भी जल्दी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। समझ गए? सिर्फ यही नहीं कि ये काम पोरफायरिन करता है, ये काम जो है एक्सियल लिगेंड्स भी करते हैं, एक्सियल लिगेंड्स भी रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बढ़ाते हैं, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कल, और कल ही हम पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है ना? तो आयरन क्यों है ये ध्यान रखना, पोरफायरिन क्यों है कल मैं आपको ये बता दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूंगा इसके बारे में। हालांकि यहां से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरीफेरी तक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला है, इसलिए डी एक्सटेंड हो जाता है आराम से यहाँ तक। वाटर में ऐसा नहीं है, वहां कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो वहां मेटल की डी ऑर्बिटल किसी से इंटरेक्ट तो कर नहीं सकती, इसलिए वहां पर ऐसा नहीं हुआ। और हाईली कॉन्जुगेशन से पाई स्टार की एनर्जी लो है तो ये भी जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, तो यहां से जल्दी ट्रांसफर हुआ, उसके बाद यहाँ ट्रांसफर हो गया तुरंत, इसलिए रेट फास्ट है। और लो स्पिन होने की वजह से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट है। तो समझ में आया कि आयरन लो स्पिन क्यों है, पोर साइटोक्रोम में पोरफायरिन क्यों लिया गया, ये क्लियर हुआ?
बोलो, ये समझ में आया? ये तो कॉन्सेप्चुअल है ना। ठीक है, अब हम लोग शाम की क्लास में आज पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस 8 बजे, और कल मॉर्निंग में हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया है साइटोक्रोम वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें एक दो चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, कॉन्सेप्चुअल चीजें बता दूंगा, रटना नहीं है वो सब चीजें। बाकी जो एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं इससे हो जाएंगे, अभी तक आपने जो पढ़ा है, आगे भी जो आएगा इससे हो जाएगा। ठीक, एक दो चीजें बता दूंगा, बाकी कल हम पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, वो दूसरी इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे फास्ट क्यों है, स्लो क्यों है, इन सब। डी ऑर्बिटल एक्सटेंड कैसे हो जाती है, ऐसे देखो, इधर सुनो, इधर 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 देखो, इधर समझो। मैं यहां तक हाथ बढ़ा रहा हूं, इसे समझो, राइट? मेरा हाथ ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन मान लो मेरे साथ 10 लोग मुझसे हाथ मिला ले, मान लो मेरे साथ मुझसे 10 लोग हाथ मिला ले, तो मान लो, ऐसे समझो, मान लो मुझे मुझे जो है किसी को कुछ देना है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आदमी जो है मैं 200 मीटर दूर पे खड़ा है, क्या मैं उसको दे सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर 10 लोग हमारे साथ में आ जाएं, ध्यान सुनो मेरी बात, बेटा सुन लो पहले, जीत एक बार सुन लो पहले, देखो, मान लो मुझे किसी को 100 रुपए देने हैं और वो हमसे 200 मीटर दूर खड़ा है, वो आ नहीं सकता हमारे पास, तो मैं ऐसे हाथ फैला के तो नहीं दे सकता ना। लेकिन एक लाइन लग जाए यहां से वहां तक, तो अगर लाइन 200 मीटर तक लग जाएगी तो मेरा एक्सटेंशन वहां तक हो जाएगा कि नहीं, वहां बंदे तक। तरीके समझ में आ रहा है? अगर मैं, मेरा हाथ उसके हाथ से ओवरलैप कर ले, उसका हाथ अगले से ओवरलैप करे, उसका हाथ अगले से ओवरलैप करे, तो मेरा एक्सटेंशन उसके तक पहुंच जाएगा कि नहीं? मैं तो हटा नहीं अपनी जगह से, मैं तो अब भी हूं, लेकिन मेरा पैसा वहां तक पहुंच जाएगा कि नहीं? रिकी समझ में आया? तो मेटल की डी ऑर्बिटल और पाई स्टार में ओवरलैपिंग होती है, तो मेटल डी से गया, फिर आगे पाई स्टार, वहां तक पहुंच जाता है वो। ठीक है, डायग्राम की जरूरत थोड़ी है यार, सिंपल डी से पाई स्टार में जोड़ दो, पहुंच जाएगा वो, इसलिए रेट फास्ट हो जाता है। चलो ठीक है, तो हम लोग शाम को मिलते हैं, राइट? टाइमिंग याद रख लो भैया, नोटिफिकेशन अगर नहीं आते टाइमिंग याद रख लो, सुबह 8 बजे होती है बाय इनऑर्गेनिक, शाम को 8 बजे होती है रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, राइट? चलो फिर शाम को मिलते हैं हम लोग, अपना ध्यान रखो अच्छे से, इसमें पढ़ना, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे आगे। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन। खुश रहो भैया।